हेलो स्टूडेंट। कल हमने व्यवहारिकी की जो अवधारणा है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें फर्स्ट अवधारणा हमने पढ़ी थी स्थायी क्रम की अवधारणा। नंबर 2 पर हमने पढ़ी थी चिन्ह उद्दीपन की अवधारणा और आज आता है नंबर 3 पर हदी चिन्ह उद्दीपन की अवधारणा। हदी चिन्ह उद्दीपन की अवधारणा क्या होती है? इसमें देखो क्या होता है कि जो मानव है, मानव में कुछ ऐसे कृत्रिम मानव जो है, मानव ने कुछ ऐसे कृत्रिम कृत्रिम चिन्ह बनाए। मानव ने ऐसे कृत्रिम चिन्ह बनाए जो सामान्य उद्दीपन से अधिक सक्रिय होते हैं। जो सामान्य उद्दीपन जो होता है उससे अधिक सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, उन्हें हदी चिन्ह उद्दीपन कहा जाता है। तो हदी चिन्ह उद्दीपन क्या होते हैं कि मानव के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे कृत्रिम चिन्ह जो सामान्य उद्दीपन से अधिक सक्रिय होते हैं, हदी चिन्ह उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट से समझ में आएगा। जैसे कि नंबर 1 की हम बात करते हैं, जैसे कि हैरिंग जो लोमर है, हैरिंग लोमर पक्षी, इसके बारे में हम कल बात कर रहे थे कि इसकी जो पीली चोंच होती है उस पीली चोंच में लाल धब्बा होता है और जब शिशु जो होते हैं इसके लाल धब्बे को थपथपाते हैं तो जो हैरिंग लोमर पक्षी है उनको क्या देता है? खाने के लिए देता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक चिन्ह का काम कौन कर रहा था? लाल धब्बा। शिशु के लिए लाल धब्बा किसका काम कर रहा था? एक चिन्ह के रूप में काम कर रहा था। इसीलिए उस जो दूसरे वाला जो पॉइंट था अपना वो था चिन्ह उद्दीपन की अवधारणा। लेकिन यहाँ पर आता है अधि चिन्ह उद्दीपन, और अधि चिन्ह उद्दीपन जो है उसमें क्या होता है? देखो, हैरिंग लोमर जो पक्षी है उसके अंदर क्या होता है कि पीली चोंच होती है और पीली चोंच में लाल धब्बा होता है। लेकिन यहाँ पर जो वैज्ञानिक थे उसने क्या बनाया कि जो हैरिंग लोमर है उसके ऐसे पुतले बनाए, मतलब कि जिसमें पीली चोंच आकार में बड़ी थी, जिसमें पीली चोंच जो है वो आकार में क्या थी? बड़ी थी। और उस पीली चोंच पर श्वेत रंग की धारियां थी। उस पीली चोंच पर श्वेत रंग की क्या थी? धारियां थी। पीली चोंच पर क्या बना दी? श्वेत रंग की धारियां बना दी। जब इन पुतलों को शिशु के घोंसलों में रखा गया, मतलब कि जब ये पुतले बनाए, पीली चोंच जिसकी चोंच बड़ी थी और श्वेत रंग की धारियां बना दी, और उसके पश्चात इन पुतलों को शिशुओं के मतलब कि मध्य रखा गया या उनके घोंसलों में रखा गया, तो शिशु ने लाल धब्बे वाले जो चोंच है उसकी तुलना में लंबी यानी कि बड़ी और श्वेत रंग की जो धारियां युक्त जो चोंच है उसको अधिक थपथपाया। मतलब हमने कल पढ़ा था चिन्ह उद्दीपन की अवधारणा में कि जो लाल रंग का धब्बा होता है, लाल रंग का धब्बा जो चोंच पर होता है उसको क्या करते हैं? थपथपाते हैं। यानी कि वो एक चिन्ह का काम कर रहा था, लाल रंग का धब्बा। लेकिन यहाँ पर मानव के द्वारा कृत्रिम चिन्ह बनाए जाते हैं। जो सामान्य जो चिन्ह होता है, वास्तविक जो चिन्ह होता है उससे अधिक मतलब कि उद्दीपन का काम करता है। तो हैरिंग लोमर की जो पीली चोंच है उसको क्या कर दी? बड़ी कर दी, यानी कि लंबी बना दी। पुतले बनाए जिसमें पीली चोंच को क्या कर दी? बड़ी कर दी, और उस पर श्वेत रंग की क्या कर दी? धारियां बना दी। जब पीली चोंच जिसकी चोंच कैसी है? लंबी है, और श्वेत रंग की जो धारियां वाले मतलब कि हैरिंग लोमर है उसको जब उनके घोंसलों में रखा गया, उनके मतलब कि शिशुओं के मध्य रखा गया, तो उनके शिशु इस लाल रंग के जो धब्बा है इसकी ओर क्या नहीं होते हैं? आकर्षित नहीं होते हैं, इसको नहीं थपथपाते हैं,
वो पीली चोंच, जिसकी चोंच कैसी होती है, लंबी या बड़ी होती है, और श्वेत रंग की धारियां वाले जो हैरिंग्लोमर है उसको अधिक थपथपाते हैं। यानी कि यहाँ पर मानव के द्वारा बनाया गया कृत्रिम जो चिन्ह है, श्वेत रंग की धारियां, उसकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं कौन, हैरिंग्लोमर के शिशु। तो ये है हदी चिन्ह उद्दीपन। हदी चिन्ह उद्दीपन में मानव के द्वारा कृत्रिम चिन्ह बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2, गूज पक्षी जो है, गूज पक्षी, जब गूज पक्षी के घोंसले में दूसरे पक्षी के अंडे रखे जाते हैं, दूसरे पक्षी के बड़े अंडे रखे जाते हैं, तो गूज पक्षी क्या करता है, अपने जो अंडे होते हैं उसको छोड़कर बड़े अंडे को क्या करने लग जाता है, सहने लग जाता है। अपने अंडे को छोड़कर बड़े अंडे को क्या करने लग जाता है, सहने लग जाता है। तो ये था हदी चिन्ह उद्दीपन। हदी चिन्ह उद्दीपन का मतलब मानव के द्वारा कुछ ऐसे कृत्रिम चिन्ह बनाए जाते हैं जो सामान्य जो चिन्ह जो होता है उससे कहीं ज़्यादा क्या होते हैं, मतलब कि उससे कहीं ज़्यादा सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है। ये 2 एक्सपेरिमेंट थे, एक तो हैरिंग्लोमर का और एक गूज पक्षी का। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अभिप्रेरणा की अवधारणा। अभिप्रेरणा की अवधारणा, अभिप्रेरणा की अवधारणा, इसमें क्या होता है, देखो किसी भी प्राणी की मानसिक दशा, किसी भी प्राणी की मानसिक दशा या फिर किसी प्राणी की चाहत, किसी प्राणी की मानसिक दशा या फिर चाहत या फिर उसका जो व्यवहार जो होता है, व्यवहार, ये इनकी प्रति मतलब कि तत्परता, किसी भी प्राणी की मानसिक दशा, चाहत या फिर किसी भी व्यवहार के प्रति तत्परता, वो क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे प्यास लगने पर पानी पीना, भूख लगने पर खाना खाना। जैसे कि प्यास लगने पर पानी पीना, भूख लगने पर खाना खाना। यानी कि किसी भी प्राणी की मानसिक दशा, चाहत व किसी भी व्यवहार के प्रति तत्परता क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा में होता क्या है, देखो अभिप्रेरणा में सबसे पहले अभिप्रेरित जो पदार्थ होता है, अभिप्रेरणा में सबसे पहले अभिप्रेरित पदार्थ उसकी खोज की जाती है। अभिप्रेरित पदार्थ की खोज की जाती है, उसके पश्चात उसका उपयोग किया जाता है। अभिप्रेरित पदार्थ की खोज करने के बाद उसका उपयोग किया जाता है। उपयोग करने के बाद क्या हो जाती है, संतुष्टि हो जाती है, संतुष्टि हो जाती है। जैसे जब किसी इंसान को भूख लगती है तो वो क्या करता है, सबसे पहले खाने की खोज करता है। कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी, कोई भी जानवर, पशु पक्षी, कुछ भी हो सकता है। जब भूख लगती है तो वो खाने की क्या करता है, खोज करता है। ठीक है। खोज करने के बाद वो उस खाने का क्या करता है, उपयोग करता है, मतलब कि खाना खाता है। और जब वो खाना खा लेता है, जब उसका पेट भर जाता है तो उसको क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो इसके 3 चरण हैं, किसके, अभिप्रेरणा के। 3 क्या है, चरण अभिप्रेरणा के। और ये 3 चरण या 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है। नंबर 1 पर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, खोज करना, खोज करना, खोज करना। देखो भूख लगने पर प्राणी सबसे पहले भोजन की तलाश करता है। भूख लगने पर प्राणी क्या करता है, सबसे पहले भोजन की तलाश करता है। ठीक है। जैसे शिकारी प्राणी द्वारा शिकार की खोज, शिकारी
प्राणी द्वारा शिकार की खोज, शिकार की खोज। ठीक है। नंबर 1 पर क्या आता है? अभिप्रेरणा के 3 चरण है, 3 अवस्थाएं। जैसे नंबर 1 पर खोज करना, सबसे पहले शिकारी प्राणी द्वारा शिकार की खोज। जब किसी भी प्राणी को भूख लगती है तो क्या करता है? अपना भोजन जो है उसकी खोज करता है, उसकी तलाश करता है। उसके बाद नंबर दो पे आता है उपयोग की अवस्था। उपयोग की अवस्था, इसमें क्या होता है? देखो, लक्ष्य का जब हमने मतलब कि लक्ष्य प्राप्त कर लिया, यानी कि जो हमें भोजन मिल जाता है, शिकारी प्राणी को शिकार मिल जाता है, किसी भी प्राणी को या इंसान को भोजन मिल जाता है, मतलब कि अब मिलने के पश्चात, यानी कि जो हमें लक्ष्य मिल जाता है तो मिलने के पश्चात प्राणी उस पदार्थ का क्या करता है? प्रयोग करता है। जैसे शिकारी द्वारा शिकार का भक्षण, शिकार का भक्षण। जब पहली बात हमें भूख लगी, हमने खाने को क्या किया? उनकी छानबीन की, उसको खोज किया, उसकी तलाश की। तलाश करने के बाद हमें हमारा लक्ष्य मिल गया। मिलने के बाद हम क्या करते हैं? उस खाने को खाते हैं, मतलब कि उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आता है संतुष्टि अवस्था। संतुष्टि अवस्था, इसमें क्या होता है? देखो, जब उपयोग कर लिया हमने खाने का, मतलब कि उपयोग कर लिया, भोजन हमने खा लिया। खाने के बाद मतलब कि भोजन जो है हमने वो खा लिया। खाने के बाद उस पदार्थ के प्रति क्या होती है? संतुष्टि उत्पन्न होती है। उस पदार्थ के प्रति क्या होती है? संतुष्टि। संतुष्टि का मतलब कि कुछ समय तक हमें मतलब कि खाने के प्रति क्या होती है? उदासीन हो जाते हैं, मतलब कि खाना हमें अच्छा नहीं लगता है कुछ समय तक। खाना मतलब कि जब पेट भर जाता है उसके बाद, तो उपयोग करने के पश्चात क्या होता है कि प्राणी जो है, प्राणी की उस पदार्थ के प्रति संतुष्टि उत्पन्न हो जाती है। और संतुष्टि के समय उस पदार्थ के प्रति, मतलब कि जो हमने खाना खाया उसके प्रति अभिप्रेरणा कुछ समय के लिए समाप्त हो जाती है। कुछ समय के लिए क्या हो जाती है? समाप्त। यानी कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कुछ समय तक हमें खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, प्राणी को वापस से अभिप्रेरणा धीरे धीरे क्या होने लगती है? जागृत होने लगती है, और धीरे धीरे क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। जैसे कि अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा का उच्च स्तर है, उच्च स्तर। इसका मतलब देखो, अभिप्रेरणा का मतलब कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैं 1 मिनट के लिए, आप एक्सपेरिमेंट जो है उस समझने की कोशिश करना। इंसान की बात कर रहे हैं, जैसे इंसान को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मतलब कि अभिप्रेरणा का बहुत ज़्यादा मतलब कि स्तर है, बहुत उच्च स्तर है, बहुत तेज भूख लग रही है। बहुत तेज भूख लगने का मतलब अभिप्रेरणा बहुत ज़्यादा है। जब उसे भूख लगती है तो क्या करता है? वो लक्ष्य की खोज करता है। लक्ष्य की खोज मतलब कि भोजन की तलाश करता है, भोजन की खोज करता है। मतलब कि कहाँ जाएगा? रसोई में जाएगा और क्या करेगा? भोजन को प्राप्त करेगा ना। उसके बाद वो क्या करेगा? जब उसे भोजन मिल जाता है तो उसका वो क्या करता है? उपयोग करता है, भोजन को खाता है, उपयोग करता है। यानी कि उपयोग की अवस्था, भोजन को क्या करता है? खाता है। उसके बाद खाने के बाद क्या होता है? उसको संतुष्टि मिलती है, उसका पेट भर जाता है, संतुष्टि मिलती है। उसे क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है, उसका पेट भर जाता है खाने के बाद। यानी कि अभी प्रेरणा बिल्कुल क्या हो गई? खत्म हो गई। यहाँ पर इस स्थिति में जब पेट भर जाता है तो भूख क्या हो गई? बिल्कुल खत्म। भूख खत्म होने का मतलब कि अभी प्रेरणा का बिल्कुल लो लेवल, बहुत ही निम्न स्तर, यानी कि अभी प्रेरणा की बिल्कुल भी आवश्यकता होती नहीं है।
हबी प्रेरणा का क्या है, बिल्कुल लो लेवल है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होती है, हबी प्रेरणा में वृद्धि होती है, यानी कि एक समय तक तो क्या होता है, हबी प्रेरणा में लगातार क्या होती है, कमी होती है हबी प्रेरणा में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, समय बीतता जाएगा तो हबी प्रेरणा यानी कि भूख, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। हबी प्रेरणा में लगातार क्या होती, धीरे धीरे वृद्धि होती है। और एक समय आता है कि जो बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, यानी कि हबी प्रेरणा का बहुत ज़्यादा उच्च स्तर हो जाता है। तो ये हबी प्रेरणा वाला है, बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, उसको भूख लगती है तो क्या करता है, लक्ष्य की खोज करते हैं। भूख लगने का मतलब हबी प्रेरणा बहुत ज़्यादा है, बहुत तीव्र है। लक्ष्य की खोज करने के बाद उसका उपयोग करता है, खाता है, खाने के बाद संतुष्टि मिलते, पेट भर जाता है, कुछ समय तक भूख क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, भोजन के प्रति व्यक्ति उदासीन हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो यानी कि हबी प्रेरणा बिल्कुल क्या है, कम है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हबी प्रेरणा में यानी कि भूख में लगातार धीरे धीरे क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे हबी प्रेरणा का क्या हो जाता है, उच्च स्तर आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हबी प्रेरणा का नियंत्रण। हबी प्रेरणा जो है, हबी प्रेरणा का नियंत्रण कैसे होता है। देखो, आपने पढ़ा है बीएससी सेकेंड ईयर में भी कि जो हमारे मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस है, मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस है, मतलब कि ये एक तरीके से अनेक, मतलब कि अनेक कारक या फिर अनेक घटनाओं का केंद्र होता है। जैसे कि श्वसन केंद्र हाइपोथैलेमस, हृदय स्पंदन केंद्र हाइपोथैलेमस, ताप नियंत्रण केंद्र हाइपोथैलेमस। यानी कि हाइपोथैलेमस जो है लगभग उस केंद्र का काम करता है, कंट्रोल करता है। श्वसन दर है उसको कंट्रोल करता है, तापमान को कंट्रोल करता है, हृदय स्पंदन दर को कंट्रोल करता है। यानी कि हाइपोथैलेमस एक तरीके से नियंत्रक कारक है, यानी कि केंद्र की भांति काम करता है। केंद्र यानी कि ये एक नियंत्रण कारक है। ठीक है, ये जो हाइपोथैलेमस है ये बड़ा कम का है। ये हाइपोथैलेमस अपने मस्तिष्क जो है उसका जो अग्रभाग होता है, अग्र मस्तिष्क, उसमें होता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो होता है ये मतलब कि इसका काम है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि गुस्सा वाली जो प्रकृति होती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्से वाली प्रकृति होती है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेम वाली जो बात होती है, उसके ऊपर भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। एक गुस्से वाली प्रकृति पर या फिर एक प्रेम वाली जो प्रकृति होती है उसके ऊपर कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। जब कभी भी अपना मतलब कि आपने नाम सुना होगा कि इमोशन का नाम सुना, इमोशन, कई बार इंसान क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल का मतलब क्या लेते हैं हम, इमोशनल का मतलब हम ये लेते हैं कि जैसे कि बोलते हैं कि नहीं, इसका मतलब कोई भी काम है वो नहीं हो पाता है तो बोल देते हैं कि जैसे कि ये इसका दिल टूट गया, इसका ये काम नहीं हो पाया। तो वो दिल टूटना नहीं होता है, वो हाइपोथैलेमस जो है ना, हाइपोथैलेमस हमें मतलब कि अपने आप को बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगता है, भारीपन लगता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा क्या लगता है, हैवीनेस लगती है, भारीपन लगता है। तो उसका मतलब क्या है, वो दिल टूटना नहीं होता है, वो होता है मतलब कि हाइपोथैलेमस जो है उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तब अपने को क्या होता है, थोड़ा भारीपन लगता है, हैवीनेस लगता है। ठीक है, यानी कि जो हाइपोथैलेमस जो होता है ये सबसे बड़ा क्या होता है, नियंत्रण केंद्र होता है। श्वसन केंद्र, ताप नियंत्रण, हृदय स्पंदन, इन सभी का क्या होता है, ये नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है, और अपने अब हम बात कर लेते हैं जो अपना अग्र मस्तिष्क जो है, क्योंकि अग्र मस्तिष्क का ये भाग होता है। अग्र मस्तिष्क में निद्रा यानी कि नींद का, या फिर अनिद्रा यानी कि जागरण का, उनका केंद्र होता है। लैंगिक जो व्यवहार होता है उसका केंद्र होता है, लैंगिक व्यवहार
उसका क्या होता है, केंद्र होता है। इसके अलावा मध्य जो मस्तिष्क जो होता है, मध्य मस्तिष्क वो संतुष्टि केंद्र होता है। क्या होता है, संतुष्टि केंद्र। अभी आपको हमने बताया संतुष्टि केंद्र। संतुष्टि का मतलब कि पेट भर गया, मतलब कि अब इंसान को भूख नहीं लग रही। यदि हमने मध्य मस्तिष्क जो है उसको कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल रूप से यदि हमने उसको उद्दीपित कर दिया, कृत्रिम रूप से हमने क्या कर दिया, उद्दीपित कर दिया, तो व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है, चाहे व्यक्ति को कितनी भी भूख लगी हो, क्योंकि संतुष्टि केंद्र आ गया। संतुष्टि का मतलब कि उसकी संतुष्टि हो गई, उसका पेट भर गया, उसे भूख नहीं लग रही, उसकी प्यास नहीं लग रही है। व्यक्ति क्या कर देता है, खाना पीना छोड़ देता है, चाहे उसे कितनी भी भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, लेकिन क्यों छोड़ देता है, क्योंकि उसको संतुष्टि हो गई। इसके अलावा पश्च जो मस्तिष्क होता है, पीछे वाला जो भाग होता है, वो किसी भी सजा यानी कि दंड के लिए, पुरस्कार के लिए, झगड़े करने के लिए, कोई अधीनता के लिए क्या करता है, उसका एक केंद्र होता है। उन सभी के ऊपर क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। और अभिप्रेरणा जो होती है, अभिप्रेरणा इसका नियंत्रण हार्मोन्स के द्वारा भी होता है। जैसे टिनबर्जन जो है, टिनबर्जन उसने बताया था, टिनबर्जन ने बताया कि स्टिकलबैक मछली जो आप पढ़ के आए हो, अफ्रीका की जो स्टिकलबैक जो मछली है आप पढ़ के आए थे कोर्डेटा वाली बुक में, स्टिकलबैक जो मछली होती है उसके ऊपर अभिप्रेरणा का अध्ययन किया और बताया कि जनन काल के दौरान स्टिकलबैक मछली में जब जनन काल आता है, जनन काल के दौरान स्टिकलबैक मछली का नर वो जिगजैग यानी कि टेढ़ी मेढ़ी गति करता हुआ आता है, यानी कि जिगजैग विधि के द्वारा नृत्य करता हुआ क्या करता है, घोंसले का निर्माण करता है। घोंसले का निर्माण कैसे करता है, जिगजैग यानी कि टेढ़ी मेढ़ी मतलब कि नृत्य करता हुआ क्या करता है, घोंसले का निर्माण करता है। और घोंसले का निर्माण करने के पश्चात सबसे पहले नर क्या करता है, उसमें प्रवेश करता है। सबसे पहले नर जो होता है वो क्या करता है, प्रवेश करता है। उसके पश्चात मादा जो होती है वो क्या करती है, प्रवेश करती है। मादाएं क्या करती हैं, शारीरिक संकुचन के द्वारा या फिर उत्तेजन के द्वारा क्या करती है, एग जो होती है उसको सीक्रेट करती है, एग्स ले करती है, अंडे उत्सर्जित करती है। उसके बाद नर क्या करता है, अपने जो स्पर्म जो होता है उस घोंसले में क्या कर देता है, विसर्जित कर देता है। उसके बाद नर जो होता है वो घोंसले के चारों ओर चक्कर लगाता है, चक्कर लगाकर घोंसले की क्या करता है, सुरक्षा करता है। और ये कार्य सिर्फ तब तक होता है जब तक उसमें नर हार्मोन का स्राव होता है। नर हार्मोन का जब तक स्राव होता है तब तक ये सारी क्रियाएं होती हैं। यानी कि अभिप्रेरणा को कंट्रोल कौन कर रहा है, हार्मोन कर रहा है। और वृषण व अंडाशय से स्रावित हार्मोन जो होते हैं वो लैंगिक व्यवहार की जो अभिप्रेरणा है उसको क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो सबसे पहले स्टिकलबैक मछली जो होती है उसका नर जनन काल के दौरान जिगजैग नृत्य करता हुआ घोंसले का निर्माण करता है। फिर सबसे पहले वही क्या करता है, प्रवेश करता है। फिर मादा प्रवेश करती है, मादा में संकुचन की क्रिया के द्वारा अंडे को उत्सर्जित किया जाता है। फिर नर इस शुक्राणु को घोंसले में उत्सर्जित करता है। और ये कार्य तब तक होता है जब तक नर जो होता है उसके अंदर जो हार्मोन है उसका स्राव होता है। ठीक है। इसके बाद नर जो होता है वो क्या करता है, घोंसले की क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है। और वृषण और अंडाशय से स्रावित हार्मोन लैंगिक व्यवहार की अभिप्रेरणा को भी क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं।